Good afternoon, everyone. All the students taking online live class, good afternoon. So, हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. फटाफट 5 मिनट हम लगाएंगे in revising whatever we have discussed in the previous class. I have told you that this topic, interpretation of statutes, basically here we are not going to discuss any particular law, any particular act. Rather, under this particular topic, we will be understanding the various rules or principles one should apply in order to do the correct interpretation of the laws. And उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या सिद्धांत है, या क्या अप्रोच से हमें इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, सो दैट we do the right interpretation of the laws. And all those things we are going to discuss under this particular chapter. That's why I always say that this chapter is a supporting chapter. This particular topic is supporting topic to any law. आप कोई भी लॉ पढ़िए, ये नहीं कि जो लॉज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. इवन आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, जीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, एनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक से बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये सपोर्टिंग टॉपिक, ये आपको ये बताता है कि लॉ पढ़ते कैसे, क्या क्या प्रिंसिपल्स और सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज. क्लियर? नाउ द टॉपिक नेम इज दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने क्या बताया, टू फाइंड आउट द मीनिंग. एंड स्टैट्यूट्स इज बेसिकली द laws, that is the written laws, that is the acts made by the legislature. तो मैंने बताया था कि साहब इंटरप्रिटेशन का सबसे पहली इंपॉर्टेंस बात यह है कि जिसने स्टैट्यूट्स बनाया है, दैट इज एक्ट, दैट इज लेजिस्लेचर, उसने क्या इंटेंशन, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पस अचीव करने के लॉ बनाया, उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरप्रिटेशन करना है. दैट्स व्हाई the first and the most important thing in order to do the correct interpretation, find out the correct meaning of the statute, that we need to understand the intention of the legislature behind making that particular statute. उस स्टैट्यूट को क्या सोच के, क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया गया था, उसे पहले समझना पड़ेगा. देन ओनली वी विल एबल टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. दैट्स व्हाई बताना कि दैट इन द स्टैट्यूट इज नथिंग द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर. एक तरह से उसके थ्रू लेजिस्लेचर ने अपनी कोई इच्छा व्यक्त की है कि वो क्या पर्पस या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है. क्लियर? अच्छा, इंटरप्रिटेशन के लिए एक सिनोनिम मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन वर्ड भी यूज करते हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और आल्सो कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्शन. मैंने बताया टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है, बट जनरली दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली, क्या टेक्निकल डिफरेंस है एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, बट जनरली इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को हम इंटरचेंजेबली, इसलिए बार बार ये दोनों टर्म आपको इंटरचेंजेबली उस चैप्टर में होते रहेंगे. ठीक है? फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि दैट प्रिजम्पशंस इन डूइंग द इंटरप्रिटेशन. अच्छा, प्रिजम्पशंस लेने कब अलाउड है? व्हेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर. अगर एकदम 100% क्लियर है कि व्हाट द लेजिस्लेचर इंटेंड्स टू अचीव, तो हमें कोई प्रिजम्पशंस नहीं लेने हैं. लेकिन ये तब ले सकते हैं जब हमारा लीगल सिस्टम अलाउ करता है, व्हेन the intention of the legislature is clear. There's some confusion, there's some ambiguity and lack of clarity है, तो वहां पे we need to take certain kind of presumptions. और क्या क्या presumptions लेने अलाउड है? पहला क्या था कि जनरली जो वर्ड्स एक्सप्रेशन स्टैट्यूट में यूज होते हैं, उन्हें हमें क्या लेने? लिटरल मीनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, अनलेस अदरवाइज डिफाइंड. मतलब अलग से अगर कोई टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है, मैंने बताया था कि लेजिस्लेचर करता ही है कि जिसके टेक्निकल मीनिंग देना उसकी डेफिनेशन देते हैं, और बाकी उनको पता कि सबसे पहले लोग लिटरल मीनिंग ही लेंगे, तो जिनके उनको लिटरल मीनिंग, उन्होंने भी लिटरल मीनिंग सोच के वर्ड्स का यूज किया है, उसकी वो डेफिनेशन नहीं देते हैं. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड क्या था कि कोई बंदे को हम लायबल तब करते हैं जब उसके पार्ट पे मेंस री आए. हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉज में एक्ट से ज्यादा इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है. अगर इंटेंशंस आर रॉन्ग एंड इन दैट केस भले आपसे गलत एक्ट नहीं हुआ, बता ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, कोशिश की सामने मारने को, लेकिन आओ बंदा मरा नहीं, फिर भी आप लायबल है. मतलब मर्डर की पेनल्टी नहीं लगेगी, बट अटेम्प्ट टू मर्डर इज अगेन ऑफेंस. अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड, अटेम्प्ट टू मर्डर इज आल्सो एन ऑफेंस, उसके अलग पेनल्टी है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब इंटेंशंस आर नॉट बैड, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, मेंसरिया नहीं है, बट फिर भी आपसे वो गलत एक्ट हुआ, फिर भी आप लायबल. बताया था ना, सेल्फ डिफेंस में किसी का आपने डेथ कर दिया तो उस केस में भी आप लायबल नहीं. तो मींस नॉर्मली बोलते हैं लायबिलिटी अटैचेज अ पर्सन इज लायबल ओनली व्हेन देयर इज अ मेंसरिया. अच्छा, ये बार बोले प्रिजम्पशंस तब है जब इंटेंशन क्लियर नहीं है ऑफ द लेजिस्लेचर. अगर इंटेंशन क्लियर है, मैंने एग्जांपल दिया था कि इस लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है
in case of violation of so and so provision, so and so section, a person is liable to so and so penalty, irrespective of this fact whether there is a mens rea or not. साफ साफ लिखा हुआ सेक्शन में, तो वहां पे क्या प्रिजम्पशन लेंगे? A person is liable only when there is a mens rea. No, even if there is no mens rea, अगर उसे कह सकते हैं अनइंटेंशनल मिस्टेक भी हो गई है, अनइंटेंशनल वायलेशन ऑफ दैट सेक्शन हो गया, तब भी क्या लाइबिलिटी आ जाएगी? यस और नो? व्हाई? बिकॉज द लॉ इज वेरी क्लियर, द लॉ इज वेरी क्लियर. तीसरा प्रिजम्पशन क्या था? जनरली जो लॉज हैं, स्टैट्यूट्स हैं, वो स्टेट दैट इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगते. हाँ, अगर एक्सप्रेसली कवर कर रखा है लॉज के अंदर कि साहब ये लॉ गवर्नमेंट पे भी लगेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे भी लगेगा, तो लगेगा. अदरवाइज जनरली दे आर एग्जेम्प्टेड. दैट इज द थर्ड प्रिजम्पशन. फोर्थ प्रिजम्पशन क्या था? कि हम ये मान के चलते कि जो भी स्टैट्यूट बना हुआ है वो सही बनाया लेजिस्लेचर ने, चाहे गलती हो. हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बट मानना तो हमें वही पड़ेगा. एंड यू कैन नॉट से दैट आई विल नॉट फॉलो दिस लॉ इवन इफ यू फाइंड लॉजिकली रॉन्ग. आप अपने सजेशन दीजिए, ऑब्जेक्शन दीजिए मीडिया के थ्रू, कोर्ट्स कहेंगे ठीक है, बट क्वेश्चन ही जब तक लेजिस्लेचर नहीं बदलता हमें मान के चलना पड़ेगा. मतलब यू हैव टू अल्टीमेटली फॉलो द सेम इवन इफ इट साउंड्स टू बी सम इलॉजिकल. बहुत है गलती लेजिस्लेचर से होती है, बाद में अमेंडमेंट्स करते हैं, बट जब तक नहीं होते. वो बॉम्बे हाई कोर्ट वाला केस देखिए ना, मैंने क्या बताया था, लॉजिकली एक्सेप्शन होने चाहिए थे, इन सम केस नहीं था, तब तो आपको उस लॉ के अकॉर्डिंगली आपको कोर्ट ने डिसाइड किया था. कोर्ट ने आपको कोई रेमेडी ग्रांट नहीं की थी आपको, बिकॉज लॉ कोर्ट कोई भी क्या मान के चल रहा है, लेजिस्लेशन ने जो भी लॉ बनाया वो सही है, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है. अच्छा, कोई भी स्टैट्यूट बने हुए उसके अंदर जो अथॉरिटीज होती हैं, उनको जो पावर्स दी होती है, दे हैव टू एक्सरसाइज इन अ फेयर मैनर, इक्विटेबल मैनर, नॉट सपोज टू बी मिसयूज, नॉट सपोज टू बी मिसयूज. एंड द लास्ट क्या आपका प्रिजम्पशन था? कि दैट स्टैट्यूट्स के जो प्रोविजंस है दे आर नॉट नेसेसरी मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट बना इसलिए है तो मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या वहां पे प्रिजम्पशन काम करेगा? नहीं. लेकिन जनरली क्या है कि आवर स्टैट्यूट्स डोंट नेसेसरी मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन आईएफआरएस, दैट्स अ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तो कह सकते हैं वहां ये प्रिजम्पशन काम नहीं बनाए उसी के लिए, इन ऑर्डर टू मैच विद द आईएफआरएस. ऐसे बहुत सारे लॉ जो इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, तो ऑब्वियसली वहां तो मैच करेगा. बट जनरली आपको ये प्रिजम्पशन है कि साहब नॉट नेसेसरी आवर लॉज विल मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में हमने whatever we have discussed in the previous class in this chapter regarding this chapter मैंने फटाफट आपको रिकैप करा दिया. नाउ एक आपको टॉपिक इंट्रो, हमारा इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट चैप्टर का हमारा पहला जो पेज है उसमें क्या लिखा? इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में पहले आपको मीनिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, देन प्रिजम्पशंस, एंड लास्ट में देगा नीड फॉर इंटरप्रिटेशन, कि क्या जरूरत है, क्यों हमें सीधा सीधा जो लिखा हुआ उसको वैसे वैसे समझ लें, क्यों नहीं हम उसके अंदर बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी लगाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? स्ट्रेट होता ना कि भाई इंग्लिश को हिंदी कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एंड उसके दो रीजन है, कि बहुत कुछ सोचना पड़ता है. तो व्हाई डू वी डू इट, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? उसके दो कारण है. एक देखिए, लेजिस्लेचर की कोशिश होती है कि परफेक्ट लॉ बनाए. परफेक्ट का मतलब क्या है? कि सब जो स्टैट्यूट के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो परफेक्टली पर्पस इंटेंशन के साथ मैच करे. कोशिश होती है, बट बोलते हैं कहीं ना कहीं 100% परफेक्शन अचीव करना अनअटेनेबल होता है. ठीक है, उतनी डिग्री से दैट सच प्रिसीजन परफेक्शन को अटेन करना कई बार होता है. कोशिश होती है लेकिन कुछ ना कुछ मिस हो जाता है. अच्छा, कुछ ना कुछ मिस हो गया, इसका मतलब क्या जो मिस हो गया वैसे इंटरप्रेट करें, या वी शुड गो बाय द इंटेंशन? वी शुड गो बाय द इंटेंशन ऑफ द, ऑल्दो मिस हो गया लैंग्वेज में, बट फिर भी हमें, तो डोंट यू थिंक वी आर गोइंग बियॉन्ड द लैंग्वेज? वी आर गोइंग बियॉन्ड द लैंग्वेज. वी आर नॉट ओनली फॉलोइंग द लैंग्वेज, वी आर गोइंग बियॉन्ड द लैंग्वेज. हम लैंग्वेज के बियॉन्ड जाके भी सोच रहे हैं. एंड इन ऑर्डर टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ, देखिए सीधा सीधा मैंने बोला ज्यादातर अनफॉर्चुनेट है हमारे कंट्री में, आपको ज्यादातर आपको लॉ में लोग ये सोचते हैं सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर दिया वो लॉ पढ़ लिया, बट वो लॉ नहीं है, दैट्स नॉट इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट. ठीक है, तो यही तो हम समझ रहे हैं कि सब क्यों जरूरत है, उसके बियॉन्ड जाने की होता है. उसका एक कारण ये है कि कितनी भी कोशिश करें लेजिस्लेचर कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है. मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं एंड यू विल रियली गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी नीड टू इंटरप्रेट इट. एक कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन आता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर.
आप इंटर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्टर्स आपको चैप्टर 11 से स्टार्ट होता है। मैंने बताया कंपनी जैक में आपके फर्स्ट 10 चैप्टर है और डायरेक्टर्स के चैप्टर 11, 12, 13 कंपनी जैक के चैप्टर्स, ठीक है। तो 11, 12 वो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं, उतना आप समझ सकते हैं। उसमें कंपनीज एक्ट 1956, पहले मैं ओल्ड एक्ट की बात करता हूं, ठीक है, और वैसा ही पैरेलल प्रोविजन न्यू एक्ट में भी जो अभी चल रहा है 2013 एक्ट। कंपनीज एक्ट 1956 में कंसेप्ट दे रखा था, लेट्स से देयर इज सम कंपनी एक्स लिमिटेड, ठीक है। लेट्स से उस कंपनी के 5 डायरेक्टर D1, D2, D3, D4, D5, 5 डायरेक्टर, ये 5 D1, DD रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्टर, 5 एक्स लिमिटेड कंपनी के मालिक 5 डायरेक्टर। इन द कंपनीज एक्ट 1956 इट वाज मेंशन दैट अगर उस कंपनी के पार्ट पे सर्टेन वायलेशंस हुए, वो वायलेशन लिखे हुए थे सेक्शन में, क्या आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आपको जरूरत नहीं समझने की, जो मेन बात समझनी है वो समझ देखिए। अगर एक कंपनी के सर्टेन वायलेशन, कंपनी के पार्ट में सर्टेन वायलेशंस हुए, सर्टेन लॉज के प्रोविजन, कंपनी के प्रोविजन हमने कंप्लाई नहीं किए, तो उसका इंपैक्ट ये होता था कि उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी और कंपनी में 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। जिस दिन डिफॉल्ट हुआ, वायलेशन हुआ, उससे 5 साल तक आपके पास डिस्क्वालिफिकेशन लगी कि आप किसी और कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। सो लॉजिक क्या था, लॉजिक भी समझ लीजिए। तो कंपनी ने डिफॉल्ट किया, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या अपने कंपनी अपने दिमाग से चलती है? बोलते ना कंपनी बियॉन्ड द आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन, अनलाइक यू एंड मी। भाई नेचुरल पर्सन के साथ ब्रेन है, लिम्स है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो हमेशा याद है फाउंडेशन में बताओ, आर्टिफिशियल पर्सन का जब भी कंसेप्ट आएगा साथ में नेचुरल पर्सन कंसेप्ट आएगा। कंपनीज के अंदर डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, तो उनके दिमाग से चल रहे हैं। और वो जो भी अपना दिमाग चला रहे हैं वो किसके बिहाफ पे चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे। तो कंपनी इज द प्रिंसिपल एंड दोज पीपल आर द एजेंट, बट एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द, माना जाए कंपनी कर रही है बट एक्चुअली कंपनी कर थोड़ी रही, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बोले कंपनी ने डिफॉल्ट किया, कंपनी ने सर्टेन प्रोविजन का वायलेशन कर दिया, तो इसे अल्टीमेटली कह सकते हैं कंपनी की जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स, वो कंपनी को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं। हाँ या ना? अरे ये सुनो, वे कंपनी थोड़ी खुद कंप्लायंस ऑफ लॉ कर रही है। मान लिया लॉ के हिसाब से कंपनी को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आरओसी को फाइल करना है। अगर नहीं फाइल हुआ तो कंपनी ने थोड़ी कुछ किया, तो आर्टिफिशियल पर्सन से अपने दिमाग पे माना जाता है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया। देखो जो भी कर रहा है या नहीं कर रहा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। याद है फाउंडेशन बताया थी कि अब अल्टीमेटली कंपनी का डिफॉल्ट हुआ तो अल्टीमेटली करने के साथ कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे कौन होता है, डायरेक्टर्स। तो उसका इंपैक्ट डाल दिया कि इस कंपनी को आप सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे, तो इसका इंपैक्ट ये कि आप किसी और कंपनी के फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट 5 साल तक डायरेक्टर नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट कि भाई आपको समझ में आया पॉइंट, समझ में, लॉजिक भी समझ में आया। अब देखिए आप मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी का वो सर्टेन डिफॉल्ट्स हो गए जो कि इस लॉ में दे रखे, जिसकी वजह से इस कंपनी के डायरेक्टर किसी और कंपनी के 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्लियर? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। इज दैट ओके? नाउ अब मान लिया D1, D2, D3, D4, D5, इनमें D1 जिस दिन डिफॉल्ट हुआ एक्स लिमिटेड कंपनी का, ठीक है, उस दिन से पांचों किसी और कंपनी के 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते। चार ही लेते हैं, D1, D2, D3, D4, ठीक है, ये चारों किसी भी कंपनी के 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन, यही मतलब हुआ। अच्छा मान ले D1 जो है वो एक्स लिमिटेड में जितने टाइम के लिए डायरेक्टर अपॉइंटेड है, और जिस दिन डिफॉल्ट हो उसके 2 साल के बाद उसका टर्म पूरा हो गया, जितने टाइम के लिए अपॉइंटेड था उसका टर्म पूरा हो गया जिस दिन डिफॉल्ट हुआ 2 साल के बाद, तो सेम कंपनी में लॉजिकली व्हाट डू यू थिंक, शुड ही बी अलाउड टू बी रीअपॉइंटेड? व्हाट डू यू थिंक लॉजिकली, शुड ही बी अलाउड टू बी रीअपॉइंटेड? ये सुनो, लॉजिकली सोचिए, क्या लॉ कहता है कि अपने दिमाग से सोचिए, क्या लॉजिकली शुड ही बी अलाउड टू बी रीअपॉइंटेड? नो, ऑब्वियसली नो। व्हाई? कि भाई जिस कंपनी को आप मिसमैनेज कर रहे हैं उस कंपनी में हम दोबारा रीअपॉइंट कर दे विद इन 5 ईयर, और दूसरे कंपनी में अपॉइंट नहीं होने दे, तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है। ये सुनो, तो हाउ कैन वी अलाउ दैट पर्सन टू बी रीअपॉइंटेड इन द, अच्छा इमीडिएटली हम सारे डायरेक्टर हटा नहीं सकते जिस दिन डिफॉल्ट हुआ। अगर मैं इमीडिएटली बोल दूं कि डायरेक्टर हट जाएंगे क्योंकि आपने कंपनी को मिसमैनेज किया, तो कंपनी डायरेक्टर लेस हो जाएगा, उसका इंपैक्ट एक पे आएगा, सब पे आ जाएगा। भाई एक बंदा थोड़ी मैनेज करा, सारे डायरेक्ट कलेक्टिव है कंसेप्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते थे। बोर्ड ऑफ, बोर्ड का मतलब क्या है, ऑल द डायरेक्टर पुट टुगेदर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस नो, इट मींस दैट कि अगर मैं इमीडिएटली डिफॉल्ट होते इंपैक्ट डालूंगा तो कंपनी डायरेक्टर लेस हो जाएगी, कि सारे डायरेक्टर हट जाएंगे, सब पे इंपैक्ट आ जाएगा। लेकिन रीअपॉइंटमेंट तो सबकी अलग अलग डेट को डी होगी ना, तो जब जब रीअपॉइंटमेंट डी होगी विद इन 5 ईयर्स, क्या उसका रीअपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं? यस नो, एटलीस्ट दैट वी कैन डू कि भैया अब रीअपॉइंट आपकी नहीं होगा, आपकी जगह और अपॉइंट होगा।
ठीक है, ऐसे फिर किसी और डायरेक्टर की विद इन 5 D1 से D4 पे किसी और की रीअपॉइंटमेंट ड्यू विद इन 5 ईयर, उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं करें, किसी और को अपॉइंट करें। मेक सेंस और नॉट? मेक सेंस और नॉट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेक्शन में ये बात नहीं लिखी हुई थी। सेक्शन में खाली क्या लिखा हुआ था कि दैट डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी विच हैज मेड अ डिफॉल्ट are not eligible, they are disqualified from being appointed director of any other company for a period of 5 years from the date of default, ये लिखा हुआ था। सेम कंपनी के बारे में कुछ नहीं लिखा होता। लेकिन लॉजिकली क्या लग रहा है, क्या लॉजिकली क्या लग रहा है, सेम कंपनी में क्या इमीडिएटली तो नहीं हटेंगे, तो पॉसिबल नहीं कंपनी डायरेक्टर लेस हो जाएगी, लेकिन क्या सेम कंपनी में भी रीअपॉइंटमेंट ब्लॉक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये सनो दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी रीअपॉइंटेड। रीअपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत, एंड अलग अलग सबके अलग अलग डेट को, तो जब जब होगी ड्यू टू उसकी जगह नया बंदा आएगा, वो नहीं रिअपॉइंट होगा। लॉजिकल। लेकिन सेक्शन में नहीं लिखा होता, सेक्शन में नहीं लिखा होता। तो मैं जब ये पढ़ाता था, एंड मैं हमेशा बोलता था बेटा सेम कंपनी में भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता विद इन 5 ईयर्स। तो मैक्सिमम बच्चे और हमारे जो कॉम्पिटिटर टीचर्स होते थे, वो मेरे बारे में बोलते हैं पता नहीं ओवर स्मार्ट है, पता नहीं कहीं लिखा हुआ नहीं सेक्शन में, कहां से बताता रहता है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अब मैं ये बात बता रहा स्टेटमेंट और रीजन ऑब्जेक्ट से, बता ना हर सेक्शन में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन और ऑब्जेक्ट में, वहां से ये चीज बताता था, सेक्शन में नहीं लिखी हुई थी। लेकिन सही इंटरप्रिटेशन इसकी, अब देखो शब्दों में नहीं आ रहा है, तो अगर हम प्लेन इंटरप्रिटेशन सिंपली ट्रांसलेशन करें उसके हिसाब से, तो सेम कंपनी में रीपॉइंट हो सकते हैं। बट इज इट गोइंग, इट्स गिविंग इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और नॉट, यस और नो? तो वी आर गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स, सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है, बट हम उसके बियॉन्ड जाके ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि सेम कंपनी में भी रीपॉइंट नहीं। और ये स्टेटमेंट और रीजन ऑब्जेक्ट से क्लियर भी हो रहा था, लेकिन सेक्शन में नहीं लिखा होता। मतलब स्टेटमेंट रीजन ऑब्जेक्ट अलग होता है, सेक्शन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। उससे पता लग रहा था। अच्छा देखिए, क्योंकि लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि सेम कंपनी में रीअपॉइंट कर दे रहे थे, लेकिन वो गलत इंटरप्रिटेशन थी, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, जो नया कंपनीज एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, ये तो 1950 से बताया, उसके अंदर उन्होंने सेम प्रोविजन यहां भी है। यहां पे क्या लिख दिया, द कंपनी विच हैड मेड अ डिफॉल्ट, द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर appointment in any other company for a period of 5 years and also not eligible to be reappointed in the same company। ये भी लैंग्वेज में लिख दिया है, क्यों लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। अगर नहीं भी लिखा हो तब भी मीनिंग यही था, क्या नहीं लिखा हो तब भी मीनिंग क्या यही था? तो हमने कैसे किया, तो डोंट थिंक दिस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि अगर आप सही इंटरप्रिटेशन क्यों करने की जरूरत है, कई बार लैंग्वेज मिस हो गया, लेजिस्लेचर तो चाहता था कि सेम कंपनी में भी रीअपॉइंट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लैंग्वेज में मिस हो गया। मतलब परफेक्शन कोशिश होती है, पर परफेक्शन कई बार अटेंड नहीं हो पाता, मिस हो जाती कोई कोई चीजें। इसका मतलब हम गलत इंटरप्रिटेशन थोड़ी करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं तो यही पढ़ाता था, लेकिन कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, बच्चे भी स्टूडेंट भी, सब कहीं लिखा हुआ नहीं है। कई हमारे कॉम्पिटिटर टीचर्स होते थे, बोलते थे कि भाई ये कहीं लिखा हुआ, आप अपने मन से कैसे बता रहे, बट यू हैव टू, वही तो मैं मतलब लॉ इंटरप्रिटेशन में यू हैव टू गो मच मच बियॉन्ड द वर्ड्स। आप खाली वर्ड्स तक नहीं टिक सकते। अच्छा यही बात देख ली नैक में, उन्होंने लैंग्वेज पे लिख दिया, उनको पता है कि सब लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इट मीन्स एक्चुअली द लॉ में कोई चेंज नहीं आया, बट ओनली थिंग पहले वो चीज एक्सप्लिसिटली लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई थी, और जिसकी वजह से कई लोग गलत इंटरप्रिटेशन, पहले भी मीनिंग यही आ रहा था, बट लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दैट्स व्हाई लेजिस्लेचर ने देखा कि सब ऐसी गलतियां लोग ना करे, तो नैक के अंदर उन्होंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है। उनको भी रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कमी रह गई, बट कमी रह जाने का मतलब हमने कि गलत ही इंटरप्रेट करेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द, बोलते हैं शब्दों से ज्यादा, एक कंसेप्ट बोलते, देखिए एक चीज समझते, एक चीज बोलते, ध्यान अगर सुनिएगा, एक बोलते लेटर ऑफ लॉ। अच्छा जो लॉ में लिखा हुआ क्या लेटर ऑफ लॉ है ना। और एक होता है स्पिरिट ऑफ लॉ, SPIRIT, स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट मतलब पर्पस, ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाया गया है। अच्छा लेटर ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ, दोनों को हमें साथ साथ चलाना होता है, ठीक है। और कभी दोनों में क्लैश हो जाए, लेटर और स्पिरिट, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? हमेशा स्पिरिट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। और इट्स नॉट ओनली इन द लॉ, ये हर जगह लागू होता है। लॉ में तो है ही है, ये हर जगह लागू होता है। स्पिरिट की इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा है। एक छोटा एक लाइन बोल के एक आपको बात खत्म करो, देखिए जितने भी रिलीजन है, वो सब जो भी बातें सिखाते हैं, जो डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये वो जो भी सिखाते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, कंक्लूज, अगर एक लाइन में क्रक्स निकालना, वो क्या सिखाते हैं? टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक एक चीज होता है कि टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स अ एंड। एक लाइन में समरी है ये, कि रोज पूजा करो, फलाना करो, ढिकना, कुछ भी करो, लेट रिजल्ट ये कि टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। ये क्या स्पिरिट है ना।
अच्छा, और बहुत सारी चीज होती है, देखो तो हिंदुओं में नहीं बोलते हैं जहाँ पूजा करनी चाहिए, फलाना करना चाहिए, ये करना चाहिए, लोग सिखाते हैं ना, फास्टिंग करनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें। एक तो क्या, हर चीज को लोग रिलीजन से जोड़ दिया, फास्टिंग का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ लोग पागल भी रिलीजन की अफीम खा के घूमते रहते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही है। कभी ये सब चीजों पे कभी आपको 2-4 घंटे बोलना हो तो कभी लेक्चर में अलग से दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, कि रिलीजन की क्या हिंदुस्तान में गति मचा दी है लोगों ने, ठीक है। रिलीजन क्या है और रिलीजन को क्या बना दिया, ठीक है। एनीवे, कहने का मतलब, अगर कोई बंदा है वो रोज मंदिर जाता है मान लिया, ठीक है, लेकिन आपको अपने काम में जो भी काम करता है वो सारे उठपटांग काम करता है। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। लोग बोलते हैं ना, फलाने दिन है गंगा नहाने सारे पाप कट जाएंगे। सुना होगा, सुना होगा। आज गंगा स्नान का दिन है, सुना होगा। भैया खाली देह का मैल निकल सकता है नहाने से, मन का मैल नहीं निकलता। ये सब फालतू बातें हैं। इस समाज में ढकोसले पैदा कर दिए लोगों ने, यूजलेस चीजें, कुछ नहीं होता इस सबसे। अच्छा, एक बंदा है जो कभी मंदिर नहीं जाता, लेकिन उसके कर्म सारे अच्छे हैं, वो किसी के साथ कोई उठपटांग काम नहीं, बहुत सही बंदा है। ही इज अ रियली राइटली रिलीजियस पर्सन। क्या हुआ, स्पिरिट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो स्पिरिट और वर्ड्स में अगर आप दोनों करते तो बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पिरिट भी अच्छी है, वर्ड्स भी अच्छे। लेकिन इवन इफ योर वर्ड्स आर नॉट गुड, मतलब आपके कोई जरूरी नहीं कि आप रोज पूजा करें, ये करें, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप अच्छे इंसान है, किसी के साथ गलत नहीं करते, अच्छी भावना रखते हैं, ठीक है, आप डेफिनेटली यू आर मोस्ट वन ऑफ द डियरेस्ट पर्सन टू द गॉड। बोलते हैं ना, जो गलत आदमी होते हैं ना, जिनके गलत कंडक्ट होते हैं, तुम कितनी पूजा कर लो, भगवान भी ऐसे लोगों की पूजा वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कितने लग जाओ, ठीक है। अच्छा, रावण शिव का कितना बड़ा भक्त था, ठीक है, मालूम है? सबसे बड़ा भक्त था, ठीक है, मालूम होगा है। और शिव जी ने कितनी उसको शक्तियां दे रखी थी, कितने वरदान दे रखे थे। ब्राह्मण था, ठीक है, दूसरी बात वॉरियर था, हर तरीके से, मतलब। और बोलते हैं रावण के तो पैरों के नीचे वो होते थे, ये जो नक्षत्र होते हैं ना, जो शनि फनी, तो वो पैर के नीचे रहते थे उसके। कितने देवी देवताओं को तो कैद कर रखा था उसने, लेकिन क्या एक गलत कर्म ने क्या उसको नाश कर दिया ना। तो कर्म इज अ वेरी, कर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग इन चीजों, ये स्पिरिट है, तो ये हर जगह लागू होता है, इट्स नॉट अबाउट लॉ। स्पिरिट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एंड रादर देन एक्चुअली लेटर। लेटर इंपॉर्टेंट है, बट लेटर और स्पिरिट में कभी क्लैश होगा तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, स्पिरिट की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। लेट, तो यही चीज हम लॉ में ही बोलते हैं, खाली शब्दों में सब कुछ नहीं है, शब्दों के बियॉन्ड बहुत कुछ होता है, शब्दों के बियॉन्ड बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक एक इंसिडेंट मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, इसीलिए लेटर और स्पिरिट को समझाने के लिए। एक बहुत पुरानी मूवी है, और कभी आपका किसी का टेस्ट है कि पुरानी मूवी अच्छी लगती हो, और जिसको ना बहुत बहुत सब्सटेंशियल चीज में बिलीव है ना, वो लोग देखे। एक बहुत पुरानी मूवी है, दोस्ती। और ये फ्रेंडशिप के ऊपर आज तक की क्लासिक फिल्म है। वैसे तो बनी बहुत सारी पिक्चर फ्रेंडशिप के ऊपर, लेकिन ये जो पिक्चर देखोगे ना, क्लासिक फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, बहुत पुरानी मूवी है। उसमें दो दोस्तों की कहानी है, उसमें एक, दोनों ही हैंडीकैप्ड होते हैं। अच्छा, उसमें एक, दोनों लेकिन पढ़ने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखिए, एक सीन देखिए क्या होता है। एक स्कूल का टीचर, जिस स्कूल में पढ़ रहे, मतलब वो जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्कूल का टीचर जानता है उनको, या पड़ोसी होगा जो भी, उनका टेस्ट होता है कि भाई स्कूल में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो टेस्ट में तो अव्वल आते हैं भैया, जबरदस्त थे। एंड अब बात आती है कि जब एडमिशन में जो फॉर्म हम भरना है, तो फॉर्म में पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं। अब वो दोनों क्या, ऑर्फन होते हैं, अनाथ होते हैं। तो अब क्या, स्कूल का जो मास्टर होता है, वो प्रिंसिपल बोलता है कि भैया बिना पेरेंट्स के सिग्नेचर के तो मैं एडमिशन दूंगा नहीं। अब वो पेरेंट है ही नहीं उसके, तो ऑर्फन है। तो एक स्कूल का जो मास्टर था, जानता उनको, तो क्या बोलता है, मैं जिम्मेदारी, मैं इनका पेरेंट बनता, मैं साइन करता हूँ। मतलब कहने था, एक जस्ट सच अ ब्राइट स्टूडेंट, एंड यू आर डिनाइंग एडमिशन जस्ट बिकॉज देयर सिग्नेचर द पेरेंट इज मिसिंग। आप खाली किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेटर को। बोला ले, मैं पेरेंट बनता हूं, मैं साइन करता हूं। तो कहने का मतलब है कि साहब, अब लेटर, हमारे समाज में लेटर के पीछे बहुत, मैक्सिमम चीजों में लोग लेटर के पीछे ही भाग रहे हैं। समझ नहीं है मैक्सिमम लोग को, ठीक है। सारे जितनी नौटंकी समाज में हो रही है, सब लेटर की है। अगर तुम ध्यान से देखो ना, सब बकवास है। अरे जितने भी रिलीजियस फंक्शन होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, आपको लगता है सही में वो धार्मिक लोग हैं? सबकी ईगो है। तुम एक का नाम नहीं लो, स्टेज पे देखो कितना बवंडर मचा देगा वहां पर वो, ठीक है। जो चाहता है कि मेरा नाम, किसी को माला नहीं पहनाओ और वो सोचा कि मेरे को माला पहनाई जाएगी, देखना वो कितना बाउंडर मचा देगा वहां पे। होता है कि नहीं होता?
ये हो गया रिलीजन, ये रिलीजन होता है। रिलीजन बोलता है बिकम हम्बल, डाउन टू अर्थ। अब बोलता है सही रिलीजन पता क्या बोलते हैं? अपने आप को खत्म कर दो, तुम कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब मैं हूं ही, इसी की लड़ाई है। अच्छा बताइए, आपने जिस दिन ये खत्म कर दिया मैं कुछ नहीं हूं, किसी लड़ाई हो गया? लड़ाई सारी किसकी है? मैं कुछ हूं, मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है, मेरी इतनी वैल्यू है, तुमने वैल्यू नहीं की। सारी लड़ाई तो इसी की, ईगो इसी को तो बोलते हैं। तो रिलीजन का तो सत्यानाश कर रखा है लोगों, मतलब रिलीजन का समझ ही नहीं कुछ आपको लोगों। एनीवे, ओनली थिंग इज दैट कि समझिए लॉ में भी ये बात होती है, लेटर और स्पिरिट की बड़ी इंपॉर्टेंट, और दोनों चीज को स्पिरिट और क्लैश हुआ था हमेशा, को स्पिरिट विल प्रिवेल। अब जो लैंग्वेज के हिसाब, लेटर ऑफ द लॉ के हिसाब से सेम कंपनी नहीं लिखा हुआ था कि सेम कंपनी में डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, लेकिन स्पिरिट के हिसाब से था, वही इंटरप्रिटेशन देखो इन्होंने नैक में तो लेटर में भी लिख दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक तो ये रीजन है कि व्हाई डू वी नीड टू इंटरप्रेट, तो हम स्ट्रेट अवे खाली लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर सकते, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है, लॉ जब बनता है तो कई बार ऑल्दो लेजिस्लेचर लॉ बनाते समय ये नहीं कि एक दिन के लॉ बनाता है कि आगे की फोर्स साइटेडनेस, मतलब बहुत आगे का सोच के भी कि अगले 10 20 50 साल तक ये लॉ रेलेवेंट रहे, लेकिन कितना भी सोच लीजिए समाज में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जाती है जो शायद उस समय लेजिस्लेशन लॉ बनाते समय नहीं सोचा। ऑल्दो उसके लिए लॉ में अमेंडमेंट्स आ सकते हैं लॉ को, लेकिन इतना ना अमेंडमेंट्स लाना भी इतना ये नहीं कि इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो कई बार होता है कि अमेंडमेंट नहीं आ पाए, लेकिन समाज में चेंजेस आ गए। अब वो लॉ आपको लेजिस्लेशन ने फोर्स ही नहीं कर पाया था कि इस तरह के भी समाज में डेवलपमेंट हो सकते हैं। अब उस तरह की सिचुएशन के लॉ अब रेलेवेंट ही नहीं लग रहा। लॉ की जो लैंग्वेज जहां पर भी बच्चों के राइट्स के बारे में गए, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स, तो हर जगह आपको पेरेंट्स और मतलब वहां बात हो रही है कि जब दो लोग जिनकी शादी हो रखी है आउट ऑफ द मैरिज, जो बच्चे उनके राइट्स की बात हो रही है। बट वी ऑल नो दैट लिव इन में कोई शादी का कंसेप्ट तो है नहीं। तो ऐसे केसेस हुए हैं जहां कोर्ट्स ने आपको उन बच्चों को हु हैव बोर्न आउट ऑफ द टू पर्सन लिविंग इन लिविंग रिलेशनशिप, उनको भी वो अधिकार दे दिए जो कि आपको नॉर्मली मैरिज, आउट ऑफ मैरिज जो बच्चे होते हैं, लेकिन एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ मेकर्स ने जब लॉ बनाया था उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी समाज में कुछ होगा, इस कारण से लैंग्वेज भी वैसे यूज नहीं की, ठीक है। लेकिन कोर्ट्स के जब ऐसे केसेस गए तो कोर्ट्स ने बोला कि साहब जो बच्चे पैदा हुए उनकी क्या गलती है, ठीक है, एंड एक्चुअली उनको तो राइट्स मिलने चाहिए। तो कोर्ट्स है एक्चुअली, कोर्ट्स बोला अगर लेजिस्लेचर को भी ये पता होता कि इस समय आपको इस तरह की सिचुएशन, तो वो भी शायद ऐसे ही लिखते, और इसका इम्पैक्ट क्या, आप फ्यूचर में ये सारे लॉज में भी चेंजेस आएंगे। हाँ या ना? आपके नॉलेज के लिए एक बताता हूँ आपको, ये ऑलरेडी प्रपोज्ड है कि जितनी जगह भी स्पाउस वर्ड यूज होता है, स्पाउस का मतलब फॉर हस्बैंड इज वाइफ, वाइफ के लिए फॉर इज हस्बैंड, स्पाउस की जगह पता है जितने भी लॉज हैं, पता है क्या टर्म यूज होने जा रहा है फ्यूचर में? डोमेस्टिक पार्टनर। ये लॉ में चेंज आएगा। क्या वर्ड यूज होगा? डोमेस्टिक पार्टनर। अच्छा, डोमेस्टिक मतलब घर में जो आपका पार्टनर है। अच्छा, डोमेस्टिक पार्टनर में स्पाउस भी आ जाएगा, लिव इन वाले भी आ जाएंगे, क्या सेम जेंडर वाले भी आ जाएंगे, गेज लेस्बियन सब आ जाएंगे, ये सुनो। तो एक्चुअली क्या ये समाज, अच्छा हंसने वाली बात नहीं बेटा, गेज लेस्बियन सबको लीगली एक्चुअली अलाउड है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स रहना, ये सब अलाउड है लीगली। और ध्यान रखना लीगल और मोरल में फर्क होता है। अब मोरलिटी आप, अच्छा सबके मोरल स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, तो देयर डिफरेंस बिटवीन लीगलिटी एंड मोरलिटी। आपको याद है, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि लीगलिटी मोरलिटी समझने के लिए, लीगली टू पर्सन ऑफ द सेम जेंडर लिविंग टुगेदर, लीगली नथिंग रॉन्ग। मोरलिटी के हिसाब से आपके मोरल स्टैंडर्ड अलग, आपके हिसाब से गलत हो सकता है, दूसरे के हिसाब से सही, मोरल स्टैंडर्ड लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। तो कंट्री का लॉ के हिसाब से कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लीगलिटी और मोरलिटी दोनों को मिक्स नहीं करना है। मैं क्लास में नॉर्मली, बेटा बातें नहीं, क्लास में नॉर्मली मैं शराब वराब पीने किसी भी तरह नशे के बहुत अगेंस्ट हूँ, डेड अगेंस्ट हूँ। और मैं बच्चों को भी कहीं ना कहीं बात, कहीं ना कहीं मेरी बातों के थ्रू कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ कि साहब ये सब चीज अच्छी नहीं है, कभी इनमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं इसका। अब देखिए क्या होता है, कई बार लगता नहीं है कि सब, बाद में पता लगता है इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। अब मैं क्लास में बोलता रहता हूँ, अरे ये लीगलिटी की बात बोल रहा हूँ, मोरलिटी, मोरलिटी की बात करो। लीगलिटी में तो ये है कि आप देश का कानून भी अलाउ करता पी सकते हो, है ना। अब मान लिया किसी, मैं कोई बच्चा बाहर गया और वहां देखा कि सर भी बैठे हैं, ठीक है, और शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स लग रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, वहां मेरे पार्ट पे क्या लीगली आई एम रॉन्ग और मोरली आई एम रॉन्ग?
लीगल के एंगल से मेरे अगेंस्ट थोड़ी कुछ हो सकता है, नथिंग। बट मोरलिटी की मैं कुछ प्रीच कर रहा हूं और मैं वही काम कर रहा हूं तो गलत है। तो मोरल एंगल से मेरी आंखें कहीं ना कहीं झुक जाएगी, लेकिन लीगल एंगल से थोड़ी मेरे को पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मोरलिटी और लीगलिटी को मिक्स नहीं करना, दो अलग अलग चीजें हैं, डोंट मिक्स अप द थिंग्स, ठीक है। अभी मैं एक एकदम रिसेंट केस बता रहा हूँ, सोचिए कई बार लोग बड़े बड़े लोग, आप तो बच्चे हो, बड़े बड़े लोग गड़बड़ कर देते हैं। अभी रिसेंटली शायद फिर वही बात अखबार की आ जाएगी, अखबार आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलता अखबार पढ़ा करो, ठीक है। इमेंस नॉलेज मिलती रही। अभी क्या हुआ, एक केस आया कैलकाटा हाई कोर्ट में, एंड इट वाज अ केस रिलेटिंग टू रेप। तो कहीं ना कहीं जज जिसने वो डिसीजन दिया, वो उस माइंडसेट का था। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हमारे समाज में माइंडसेट के होते हैं कि लड़कियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनके कपड़े गलत है, ये मतलब 50 उनकी थिंकिंग ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंड जिसकी वजह से समाज में गलत काम हो जाते हैं। तो मतलब वो क्या हो रहा है कि गलत करने वालों को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उल्टा जिसके साथ गलत हो उसी के ऊपर डाल रहे हैं। जज ने ये बात बोल दी। अब बताइए, जज हो गए हम तो, आप तो बच्चे हो, अब लोग हाई कोर्ट का जज होना बहुत बड़ी बात है। कैलकाटा हाई कोर्ट का जज ने बात बोल दी अपने डिसीजन में, एंड अल्टीमेटली क्या किया, उन लड़कों को छोड़ दिया और लड़की को कोई रेमेडी नहीं दी। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में अपील करके चला गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस हाई कोर्ट के जज को जो लताड़ लगाई है, बीइंग द सीनियर कोर्ट, बोला आपको समझ नहीं है कि आप जज, आपको आपको लॉ एंगल से बात करनी है, आप अपनी मोरलिटी अपने घर पे रखिए। आप मोरलिटी झाड़ रहे हो ना, आपके मोरल स्टैंडर्ड क्या आप समझिए। वो अपने मोरल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिसीजन दे दिया, बट वो गलत है ना, यू कैनॉट मिक्स द टू थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा उस हाई कोर्ट वाले, आप लोग इंसल्ट करते पूरी जुडिशरी की। तो इस लेवल पे लोग गलती कर जाते हैं, ये तो मतलब सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन लोग सब मिक्स कर देते हैं। आप तो स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तो सीख रहे हो, ठीक है। वो सोचो हाई कोर्ट का जज कोई गलती कर रहे हैं, उसने अपने डिसीजन में बोल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया कि बहुत ही गलत है, और उसने बोला डोंट प्रीच। मोरलिटी में प्रीच कर, प्रीच मत कीजिए, आप लॉ के एंगल से बात कीजिए। और ये प्रीचिंग वाली स्टाइल में आप डिसीजन नहीं दे सकते आप। तो मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सब कितने बड़े बड़े लेवल पे भी लोग गलती कर देते हैं, मोरलिटी और लीगलिटी मिक्स कर देते हैं। एनीवे, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एक तो मेरा साहब कितनी भी कोशिश कर लेजिस्लेचर, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, परफेक्शन नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब कोई कमी रह गई तो हम गलत इंटरप्रेट करें, हमें इंटरप्रेट तो सही करना है। दूसरा, कई बार कई ऐसी फ्यूचर में सिचुएशन डेवलप होते हैं विच आर नॉट फोरसीन बाय द लेजिस्लेचर व्हाइल मेकिंग द लॉ। अब कुछ है नहीं उस सिचुएशन के लॉ, तो अल्टीमेटली हमें पुराने लॉ से कोई ना कोई सॉल्यूशन का निकालना पड़ता है, ऑल्दो उस लॉ के शब्दों में नहीं लिखा हुआ है, बट वी हैव टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू एड्रेस दो सिचुएशन which have developed in the society but not covered specifically by language in the laws, because legislation लॉ बनाते से कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। आई होप दिस, देखिए मैं एक बार पढ़ भी देता हूं उसको, देखिए। नीड और इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ क्यों इंटरप्रिटेशन की नीड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस, एक ही बात है। देखिए पहला, while every care is taken to ensure the laws framed for passing by the legislature, जो बिल बनाया जाता है फॉर, बिल बताया ना गवर्नमेंट बनाती है, जो सब अल्टीमेटली कौन पास करता है, लेजिस्लेचर, आर फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी एंड एब्सर्डिटी। अच्छा, एक पहले ना एक 3-4 वर्ड्स लिख लीजिए अपने बुक रजिस्टर में। यस, देखिए, एक तो मैंने लिया कंफ्यूजिंग और नॉट क्लियर, और दूसरे लिए क्लियर, क्योंकि इसी के ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स है, वो यूज होते रहेंगे इस चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार बच्चे कंफ्यूज ये क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। देखिए, एक होता है एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस, उसका उल्टा क्या होगा, अनएम्बिगुअस। मैंने इसके नीचे लिखा था अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, क्लियर, और एम्बिगुअस का मतलब नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग। बोला दिस बोला दिस हैज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, इसका मतलब क्या है, अरे क्या मतलब है, क्लियर है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, विच इज क्लियर। एक वर्ड होता है इक्विवोकल, इक्विवोकल,
इक्विवोकल का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। ये इक्विवोकल बना कैसे है? मैं ऐसी चीज जो दो साइड इक्वली बटी हुई। अच्छा, तो ये हम बोलते हैं ना, कोई ने कोई चीज से पूछा कि बेटा ये करोगे? अच्छा देखता हूं। इसका मतलब क्या? वो क्लियर कट जवाब मिला, वो करेगा कि नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसका आंसर दोनों तरफ बटा हुआ है, तो वो कर भी सकता है नहीं। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इक्विवोकल। क्या क्लियर है? नॉट क्लियर। इसका उल्टा होता है अनइक्विवोकल। इक्विवोकल, अनइक्विवोकल। हमारे देश के नेताजी लोग जितनी बात बोलते हैं वो सब इक्विवोकल होती है। हाँ, कुछ भी क्लियर नहीं होता, कुछ भी क्लियर नहीं होता, सब कंफ्यूजन में होता है। उनसे को पूछेगा ना कोई इलेक्शन होगा कि आप इलेक्शन के बाद इस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, समय और परिस्थितियां बताएंगी। ऐसा ही आंसर होता है ना, समय और मतलब। अब उसने ऐसा आंसर दिया कि जरूरत पड़ेगी तो मिल भी जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं मिले, ऑप्शन दोनों खुले में। अब उसने बोल दिया ना हाँ हाँ मिलेंगे, अब बाद में नहीं मिले, ये हम तो किसी हालत में नहीं मिले, बाद में मिलना पड़ गया, तो मीडिया वाले भी टांग खींचते हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है कैसे बोलना है, ठीक है, प्रॉपर। अरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कैसे बात करनी है। जैसे क्या वो कभी भी पलटना हो तो पलट सकते हैं। इक्विवोकल वर्ड मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा पॉलिटिशियंस के लिए है कि सारी बात इक्विवोकल बोलते हैं, विच इज नॉट क्लियर, मतलब इक्वली डिवाइडेड ऑन टू साइड्स। तीसरा एक वर्ड लिखिए, वेग। ये अपने फाउंडेशन में भी कई जगह देखा है। अच्छा, वो वेगू नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। एंड इसका सिंपल नॉट वेग, वेग एंड नॉट वेग, VAGUE, वेग, नॉट वेग। तो क्या ये बहुत सारे वर्ड्स मिल आपके पूरे टॉपिक में जगह जगह यूज होते रहते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता सब ये क्या है। देखो वेग तो फिर भी सुनाओ, इक्विवोकल नया हो जाता है कई बार, तो आपको कई बार एम्बिगुअस नया हो जाता है, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट ये क्या बात कर रहे हैं। तो उसी का एकदम सिंपल मीनिंग ऊपर लिख दिया है, एंड उसी के डिफरेंट सिनोनिम्स नीचे लिख दिए। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? अब देखिए मैं यहाँ पे, it says while every care is taken to ensure the laws framed for passing by the legislature, के पहले जो गवर्नमेंट बिल बनाती है फॉर पासिंग बाय द लेजिस्लेचर फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी एंड एब्सर्डिटी। पूरी कोशिश होती है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, ठीक है, कोई एब्सर्डिटी, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी एंड एब्सर्ड ना हो, इलॉजिकल ना हो। इट इज स्केर्सली पॉसिबल टू एक्सप्रेस देम इन सच टर्म्स एज शैल बी फ्री फ्रॉम। कोशिश तो होती है, बट ये पॉसिबल होता नहीं है कि साहब 100% कोई भी कंफ्यूजन ना हो एंड 100% क्लियर नहीं होता। सच अ डिग्री ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब परफेक्शन, प्रिसीजन का मतलब लिख लीजिए परफेक्शन, प्रिसीजन का मतलब लिख लीजिए परफेक्शन। सच अ डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज परहैप्स अनअटेनेबल, मतलब इतनी परफेक्शन अचीव करना पॉसिबल नहीं है, विच कैनॉट बी अटेन्ड, विच कैनॉट बी अचीव्ड। कोशिश करते हैं बट अचीव होती नहीं है। क्लियर? एक तो ये कारण है। अब इसका मतलब कोई ना कोई कमी रह जाती है, जैसे मैं वो डायरेक्टर्स वाला एग्जांपल दिया था, तो फिर भी हमें क्या था, इसका मतलब कमी है, इसका मतलब हम लॉ गलत इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम लॉ को प्रॉपर उसके लिए इंटेंशन, पर्पस, स्टेटमेंट और रीजन ऑब्जेक्ट देख के हमें सही इंटरप्रिटेशन। दूसरा, सिमिलरली द लेजिस्लेटर, लॉ मेकर कैनॉट फोरसी ऑल कंटिजेंसी, ऑल द सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द लॉ। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें वो सोच नहीं पाते, ऐसा भी समाज में कुछ हो सकता है, ठीक है। ऑल दो समाज उसके हिसाब से लॉ बदलेंगे, बट ऐसा तो नहीं कि समाज में जितनी चीज आज कुछ नया डेवलपमेंट हो गया तो रोज ही लॉ बदल रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो तब तक जब तक नहीं भी बदलते, क्या हम इंटरप्रिटेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, नो, बाय डूइंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। इज दैट क्लियर? ये दो मेन कारण, एक तो पहला कि साहब कितनी भी कोशिश कर लो बट कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी रह जाती है, और दूसरा सारी तरह की कंटिजेंसी को सोचना पॉसिबल नहीं है। दिस इज, ये सब बाकी सेम चीज रखिए। दिस इज फर्दर कंपाउंडेड बाय द वन, फिर लास्ट में बोलते हैं अल्टीमेटली सब जगह में इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन के हिसाब से चलना है, लॉ को बना एंड ऑल द, ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट ऑफ वेग, एम्बिगुअस और रीजनेबली कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। कई बार मल्टीपल मीनिंग भी आ जाता है, ठीक है। इट इज देन द नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। देखिए अगर वेग है, एम्बिग्यूटी है, या एक से ज्यादा मीनिंग आ रहे हैं, तो क्या ऐसे केसेस में बाय अप्लाइंग दिस कंसेप्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर by using the statement or region object, don't you think we can do the correct interpretation of statute? That's why there's a need or importance or significance of interpretation of statutes. Hence, the rules of interpretation are required in order to ensure the just and uniform decision. The lawmakers, sorry, जो judiciary है
उनको, और वो क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक मैंने बात बोली थी, जस्ट मैं 2 मिनट लगाऊंगा आपको, ठीक है, इसके ऊपर। देखो, मेरा काम है बताना, बाकी मानना नहीं मानना हर बच्चे का अपना 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 डिसीजन है, ये सुनो। अच्छा, बताने वाला एक है, फॉलो करने वाले सब अलग अलग है, ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक लाइन बड़ी अच्छी मैंने सुनी थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम गिविंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर रिसीविंग। मैं जो बोल रहा हूं, बता रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप गलत समझ जाए, वो आपकी जिम्मेदारी है। अजय, क्लास में कई बार 98% बच्चा बात को समझ है, 2% नहीं समझता, इसका तो टीचर गलत है, उसमें पार्ट पे कोई गड़बड़ है। तो अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये पक्का है कि फॉलो करोगे, जैसे मैं अखबार की बात बोलता हूँ, फॉलो कर डेफिनेटली फायदा होगा। नहीं करना, नहीं करो, ये कुछ तो जरूर करेंगे, मुझे पता है 5% 10% कुछ फॉलो करेंगे, कुछ डेफिनेटली फायदा होगा। ऐसी एक चीज, और आपको अगर अच्छी वोकेबलरी अपनी अच्छी करनी, क्योंकि देखो लॉ में एक बहुत लैंग्वेज से सब कुछ समझाना होता है। एंड इफ यू आर नॉट, अच्छा, लैंग्वेज सेंटेंस बनाने से पहले क्या, यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्ड्स, ये सुनो। अच्छा, कई बार होता है हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, दिमाग में थॉट भी आ रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट वर्ड्स नहीं है। तो क्या हमारी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है? या तो क्या करते हैं, हम बोलते ही नहीं डर के मारे, या बोलेंगे तो हम ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो वहां पे नहीं होने चाहिए थी। ये सुनो, जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आपने सुना, बहुत लोगों में देखा है, उस बंदे की ये काम करने की कैपेसिटी नहीं है। सुना होगा, कैपेसिटी भैया बर्तन का होता है। बोला, दिस टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 500 लीटर्स ऑफ वाटर। इंसान की कैपेबिलिटी होती है, ये राइट वर्ड है। अब क्या होता है, वो कैपेसिटी इंसानों पे भी कैपेसिटी लगाते हो। और ये बात देखो क्या होता है, आप बच्चे बच्चे आपस में फ्रेंड तो सब चल जाता है, लेकिन किसी अच्छे लेवल पे किसी इंटरव्यू में बैठे हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करो, सामने वाला आपको 2 मिनट में नाप लेगा आप क्या हो। वो बहुत कुछ देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे बात करते हैं, वो 2 मिनट में नाप लेगा वो आप क्या हो। तो ये भी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव भी करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला है, हैव अ रिच वोकेबुलरी, ज्यादा से ज्यादा शब्द। अच्छा, जो अखबार वाली बात बोलता हूँ, क्यों रिलक्टेंस होती, क्यों नहीं पढ़ते, मैं बताऊं उसका कारण। मैं बताता हूँ क्या कारण है। वो पढ़ते समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, उसका कारण क्या है, अंग्रेजी खराब है, शब्दों का पता बदलेगा। अब उसका भी तरीका देखिए, कोई भी चीज खराब है उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं की तो कभी ठीक नहीं होगा। भाई, नहीं आते वर्ड, देखिए आपका तो मोबाइल में डिक्शनरी है, पहले ये सब नहीं था तो लोग फिजिकल डिक्शनरी में ढूंढ के निकालते थे, टाइम लगता था, तो मोबाइल में डिक्शनरी है। तो देखिए धीरे धीरे होगा, ठीक है, लेकिन कभी कोशिश नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इंप्रूव इंप्रूव, ये सब बहुत मैटर करता है, बता रहा हूँ मैं, सब चीजें लाइफ में आगे जाके। कई अच्छे अच्छे कंपनी में जाओगे ना, कई बार इंटरव्यू पैनल, पता है कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं। कई बार इंटरव्यू पैनल में एक बंदा बैठा होगा, तुम्हारा आधे घंटे का इंटरव्यू, वो एक वर्ड भी तुमको नहीं बोलेगा, खाली है ना बैठा रहेगा, एक पेपर रहेगा, उसका पेन रहेगा, वो आपको देख देख के ना कुछ कुछ बनाता रहेगा। तो मनी मन है तो ऐसा कोई कुछ बोले नहीं ना सामने वाले, कुछ बोले तो आदमी को, कुछ नहीं बोले तो और टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या कर रहा है ये। वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी को इंटरव्यू में वो पैनल में साइकोलॉजिस्ट बिठा जाते हैं। अच्छा, वो साइकोलॉजी सिर्फ इतना काम है आपकी पर्सनैलिटी को जज करना, कि अच्छे कॉर्पोरेट्स कभी भी गलत इंसान को अपनी कंपनी में नहीं एंट्री देते। बोलते हैं, वो सुनाओ ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो गलत आदमी अगर एंटर करे, कुछ लोग होते हैं ना, वो खुद तो खत्म होते हैं, पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं, आगे सबको भड़काएंगे, उठ पटांग चीजें, खुद चोरी करते, दूसरे को भी चोरी करना सिखाएंगे, यही काम करते हैं वो। हाँ, माइंडसेट, चोरी करने का मतलब खाली सामान की चोरी नहीं होती है। अच्छा, इफ यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपर्ली, क्या चोरी नहीं है? अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, चोरी नहीं है? ये भी तो चोरी, चोरी का मतलब खाली सामान ही थोड़ी होता है। तो वो लोग गलत माहौल फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को अच्छी कंपनी कभी नहीं लेती। तो साइकोलॉजी देखते हैं बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, और साइकोलॉजी आपके भाव भाव, बोलने के तौर तरीके से बहुत कुछ जज कर लेते हैं वो लोग, कि बंदा क्या है। तो बहुत कुछ होता है, ये सब चीजें धीरे धीरे सीखिए, ये सब चीजें, क्यों बाहर की दुनिया में जाना है ना, वहां पे खाली ये नहीं कि मैं ये नंबर लेके आया हूँ, खाली वो नहीं मैटर, वो तो एक चीज है, बट उसके अलावा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, योर पर्सनैलिटी। और अच्छा बनना हमेशा ही अच्छा है जाने का, गलत बनने में कुछ नहीं रखा हुआ है, नुकसान ही नुकसान है। और अच्छे अच्छे लेवल पे जो लोग होते हैं ना, वो बड़ी कदर करते हैं कि आप अच्छे हैं, बड़े कदर करते हैं। वॉरेन बुफे का नाम सुना है? ठीक है, वॉरेन बुफे जो है,
एक बंदे पे डिपेंडेंट है पूरे अपने सारे काम के लिए, इज एन इंडियन, इज एन इंडियन। एंड क्यों वॉरेन बफेट में से क्या एक लाइन का बोलते हैं, मैं कॉम्पिटेंसी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, कॉम्पिटेंसी मतलब आप कितने अच्छे काम में, लेकिन रिलायबिलिटी में मैं 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। रिलायबिलिटी समझते हो कि बंदा धोखा नहीं देगा, उठ पटांग काम नहीं करे, ठीक है, तो क्या वो अच्छे बनने की बात है ना? ये सुनो, तो ये अच्छा बना, वो किस लेवल बैठा, जस्ट बिलो द वॉरेन बफेट, पूरी डिपेंडेंसी उसकी। और आप जानते हैं वॉरेन बफेट वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में हमेशा लिस्ट में उनका सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे नाम आता है। तो अच्छा बनना हमेशा अच्छा है। तो छोटे मोटे लेवल पे होता है ना, उठ पटांग का आपका कुछ फायदा ले लिया, उसका भी नुकसान झेलना पड़ेगा आपको बाद में। अच्छा बना हमेशा अच्छा है, कभी भी खराब नहीं होता। ये सब समाज सिखाता है हमें कि भैया ऐसे करके गड़बड़ करके ये कर लो, कुछ नहीं मिलना उसे। एनीवे, मैं एक बुक्स नॉर्मली बच्चों को सजेस्ट करता हूं। एक बुक है, उसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। इस किताब का ये नाम है, और इसके जो ऑथर है नॉर्मन लिविस। वर्ड पावर मेड इजी, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, नोट कर लीजिए। और इसके ऑथर है नॉर्मन लिविस, NORMANLEWIS। मैं कैपिटल में लिख देता हूं। एंड बहुत सस्ती किताब है, 200-250 रुपए की किताब है। और कई बार ऑनलाइन में ऑफर वगैरह तो 150 में मिल जाती है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। वोकेबलरी की किताबें मार्केट में 500 मिल जाएगी तुम्हें, बट वोकेबलरी को सिखाने का तरीका इस बंदे ने जो फॉलो किया है बहुत साइंटिफिक है। बहुत साइंटिफिक तरीका है जो कि आपको किसी ऑथर ने नहीं किया है। तो वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुक। एंड वेरी, कोई प्राइस कुछ है नहीं, 200 रुपए कुछ नहीं होते, ठीक है। एंड और पढ़ना इसको, एक अगर पढ़ोगे तो एक लाइन से पढ़ना, ये नहीं कि बीच बीच में पढ़ रहे, कभी नहीं। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसका इफेक्ट अगले चैप्टर में आएगा, तीसरे में पहले दोनों चैप्टर का इफेक्ट आएगा। पढ़ना एक लाइन से, बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। और उसमें बीच में छोटे टेस्ट भी दे रखे हैं, तो अपना टेस्ट भी लेते जाए, पता लगता रहेगा आप कहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी कहाँ जा रही है। बहुत तरीके से सिखाया, बहुत तरीके से। खाली मैं एक चीज बताता हूँ, इस किताब का अप्रोच क्या, किताब कैसे सिखाया है। अच्छा एक चीज बताइए, अल्फाबेट जो है 26 ही है इंग्लिश में, लेकिन उन्हीं अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके क्या अनलिमिटेड वर्ड्स बन गए? ये सुनो, तो उसी तरीके से वर्ड्स अनलिमिटेड है, लेकिन वर्ड जिन रूट्स से बनते हैं, वर्ड्स के भी रूट्स होते हैं, वो बहुत लिमिटेड है। जैसे मतलब लॉ के प्रोविजन क्या है, अनलिमिटेड है, हाँ है ना। हिंदुस्तान में इतने सारे एक्ट, इतने सारे सेक्शन, क्या प्रोविजन लिमिटेड अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। लेकिन क्या वो सारे प्रोविजन कुछ सर्टेन प्रिंसिपल से बेस्ड है? तो प्रिंसिपल्स लिमिटेड है, प्रिंसिपल्स क्या है, लिमिटेड है। प्रिंसिपल्स क्या है, लिमिटेड। तो मैं इसलिए हमेशा पढ़ाता हूं, मतलब प्रिंसिपल को समझो। तो एक बार आपको प्रिंसिपल्स की समझ आ गई कि साहब कैसे कैसे प्रिंसिपल लॉ बनता है, फिर आप सारे लॉ जो आपने पहले नहीं पढ़े उनको ही पढ़ के समझ सकते हो। वाई? प्रिंसिपल सिद्धांत तो वही चल रहे हैं, कंटेंट में लैंग्वेज डिफरेंस है, बट सिद्धांत वही है। तो वैसे मतलब जो लोग प्रिंसिपल्स के हिसाब से लॉ पढ़ते हैं, उनको फिर कंटेंट नए भी लॉ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही होता है, आप अगर लैंग्वेज वर्ड्स को आप रटना शुरू कर दो नहीं चलेगा, लेकिन जो वर्ड रूट्स है, रूट्स लिमिटेड है, वर्ड्स आर अनलिमिटेड। तो आप वर्ड्स को रट के नहीं काम कर सकते। ये रूट्स के थ्रू सिखा रहा है। ये क्या है, वर्ड। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, देखिए। एक रूट है एंथ्रोपस, दिस ए रूट। इसका मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड। अच्छा एक रूट है फिलीन, इसका मतलब होता है टू लव। एक रूट है मिसीन, इसका मतलब टू हेट। एक रूट है गाइनी, गाइनी का मतलब होता है फीमेल। एक रूट है लॉगस, बहुत सारे ऐसे रूट है, टू स्टडी। अच्छा इन दोनों को मिला के बनाया गायनोकोलॉजिस्ट, दैट डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन फीमेल मेडिकल प्रॉब्लम्स, गायनोकोलॉजिस्ट। इन दोनों का वर्ड, एक वर्ड बनता है मिसोजिनिस्ट। अब जैसे इक्विवोकल वर्ड मैंने पहली बार यहीं पढ़ा था इसी बुक में, मेरे को भी पहले नहीं पता इक्विवोकल। और ये मैंने कब पढ़ा था, व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, 92। ये आज की किताब नहीं है, बहुत पुरानी किताब है, वेरी फेमस बुक, ठीक है। एंड बंदे ने क्या किया, प्राइस नहीं बढ़ा है, जस्ट कि लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। नहीं तो ये किताब 1000 रुपए की भी कर दे तो ये बिकेगी, ठीक है। लेकिन बंदे ने तो कहा कि नहीं चलो सबको काम है, ठीक है। एनीवे,
So you can follow this book. This is a very good book. अच्छा, आप में से जितने बच्चे हैं, किसी ने मेरे कहने पे अखबार चालू किया है? किया है, चलो कुछ बच्चों ने चालू किया। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, शुरू करो एंड देखना आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। और एक ये किताब ले लीजिए, बस ये इतना काम कीजिए, आपको देखो आपके आपकी पर्सनैलिटी में अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट जो स्टडिंग, देखिए कितने चेंजेस आते हैं। आप देखते हो मैं क्लास में कितनी सारी चीजें समझाता हूँ कि सब न्यूज ये आई थी, कैलकाटा, तो किसी कैलकाटा हाईकोर्ट के जज ने आके मुझे बताया थोड़ी है, अखबार पढ़ने से पता लग रहा है ना। हम कितनी रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यू गो, कुछ नहीं 15 मिनट पढ़ो, स्टार्ट तो करो। अच्छा, हाई फाई न्यूज़पेपर मतलब है शुरू में कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स समझ में नहीं आएगा। बेसिक न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, समथिंग लाइक दैट। हिंदू भी मत लगवाना, बहुत लैंग्वेज टफ है उसकी। कई बच्चे आगे सर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, ठीक है, फिर धरा ही रह जाएगा वो। स्टार्ट विद बेसिक न्यूज़पेपर, और स्टार्टिंग पेज खाली फ्रंट पेज ही पढ़िए, 2-4 न्यूज पढ़िए, स्टार्ट कीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से कोई किसी की कोई क्वेरी अबाउट, नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट लॉ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चीज आपके दिमाग में रिगार्डिंग दिस सीए इंटर कुछ भी है तो पूछना चाहे पूछ सकते हैं इन द मीन वाइल, जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुझे आवाज तो आई बोलने में। क्लास छोड़ दो, यही प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, सब क्लियर है। चलो अच्छी बात, विद्वान लोग बैठे हैं भाई। हाँ बोल। इनका, अच्छा एक चीज बताओ, आप सबने जो अभी फाउंडेशन के एग्जाम दिए, उसमें जो पहला क्वेश्चन था लॉ का, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, अच्छा कोई कॉन्फिडेंट है जो बताया कि मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया, बताएगा कोई? क्वेश्चन ये था, एक मिनट, क्वेश्चन ये था कि भाई एक बंदे को डिफरेंट पेमेंट्स देनी है, बंदे दूसरे को, मतलब ए हैज टू मेक सर्टेन पेमेंट्स टू बी, और उसमें आई थिंक 3-4 पेमेंट्स थी। एक सेकेंड, मेरे पास पेपर है, देखिए क्वेश्चन ये था, टी ओ जी, अगर टी ओ जी का मतलब क्या, टी लायबल है टुवर्ड्स जी, कई बार है बच्चे इसका मतलब ही नहीं समझते, ओ इसको ना, मतलब ए ओज टू बी, इसका मतलब क्या है, ए इज लायबल, ए हैज टू मेक द पेमेंट टू बी। टी ओ जी द फॉलोइंग डेट्स एज पर द टेबल गिवन बिलो। पहला है आपका, आप देखो डिटेल दे रखी है, टाइम बार्ड ऑन 1 जुलाई 2023, वो 1 जुलाई 2023 को टाइम बार्ड 5,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये। दूसरा आपको दे रखा है 3,000 रुपीज, वो टाइम बार्ड, वो भी 1 जुलाई 2023 को हो जाएगा। तीसरा देगा 12,500 रुपए, 1 अप्रैल 2022 को ड्यू हो रहा है, क्लियर। तीसरा है 10,000 रुपए जो 15 जुलाई को ड्यू हो रहा है, 15 जुलाई 2023 को, और एक 7,500 रुपए जो 25 नवंबर 2023 को ड्यू हो रहा है, ठीक है। ये 5 तरह के डेट्स हैं। अब ये बोल रहा है जी मेक्स द पेमेंट, क्वेश्चन में गलत है, लैंग्वेज गलत, टी ओ जी तो टी पेमेंट करेगा ना, लिखा जी मेक्स द पेमेंट, ये भी सुभान अल्लाह ही है। हाँ, इनकी भी अंग्रेजी खतरनाक है, मतलब उल्टा लिख रहा है। अच्छा, टी ओ जी था, टी विल मेक द पेमेंट टू जी ना, ये लिखा जी मेक्स पेमेंट, फिर ये बोला बस शब्दों को छोड़ो, भावना को समझ जाओ, इसका कहने का मतलब यही है। ये गलत है ना लैंग्वेज, देखिए, जी मेक्स पेमेंट
ऑन 1 अप्रैल 2023। अब देखो 1 अप्रैल 2023 को पेमेंट कर रहा है, मेंशन एज बिलो विदाउट एनी नोटिस रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोप्रिएट द पेमेंट। आपने एक टॉपिक पढ़ा था इंडियन कॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, पढ़ा था 59, 60, 61, 3 सेक्शन पढ़े थे ना। अब देखिए, एक तो उसे 12,500 रुपए का चेक दिया 1 अप्रैल 2001, आपको 4,000 रुपए दिए, समझ आ रहा है। अब देखिए ये 1 अप्रैल 2023 को दिया, अच्छा 1 अप्रैल 2022 को 12,500 रुपए ड्यू थे, तो 12,500 रुपए अमाउंट मैच कर रहा है। तो मैंने आपको सेक्शन 59 में बताया था, या तो उसने बताया या उसके एक्शन से इंडिकेट हो रहा है कि एक्शन से इंडिकेट हो रहा है अमाउंट मैच, तो सेक्शन 59 के तो 12,500 वाला तो किसमें एडजस्ट होगा, जो 1 अप्रैल 2022 को एक 12,500, वो तो क्लियर है। हाँ, नहीं भी होती तब भी वो मैच नहीं बेटा, वो सबसे पुरानी नहीं है, यही तो समझने वाली थी, सबसे पुरानी डेट ये नहीं है। नहीं, अब वही तो पता, मेन तो गेम वही है, देखो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अगला जो 4,000 की पेमेंट की, वो कहाँ एडजस्टमेंट हो, इसमें मैक्सिमम बच्चों ने गड़बड़ा, कुछ बच्चे सही करके आए हैं, बाकी आई थिंक आपने सही किया ना, आपसे फोन पे मेरी बात हुई थी, ठीक है। देखिए आपको, आपने सही किया है इसको, 4,000 आप कुछ बोल रहे थे, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2023 को दो आपके डेट बार्ड हो जाएंगे। अच्छा बार्ड कब होते हैं, 3 years फ्रॉम द डेट इट बिकम ड्यू, तो 1 जुलाई 2023 को बार्ड हो जाएंगे, इसका मतलब ड्यू कब हुआ था, 1 जुलाई 2000 को 2020 को हुआ था, हाँ या ना, उल्टा करना पड़ेगा ना, ये तो बार्ड की डेट दे रहा है, ड्यू की डेट थोड़ी दे रहा है। ठीक है, आप बोले सबसे पुराना कैसे, पुराने तो ये है, ये तो 2020 को ड्यू हो गए थे। ये सुनो, इसका मतलब आपको पहले का 5,000 और दूसरा 3,000, जो दोनों 1 जुलाई 2023 को बार्ड हो जाएंगे। बार्ड कब होते हैं, जिस दिन ड्यू होते हैं उसके 3 साल बीतने के बाद। बता ना रिकवरी सूट बता, अच्छा ये सब क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है कहीं ना कहीं, ये सब रिकवरी लिमिटेशन एक्ट ऑफ दैट, ये बार्ड की डेट दे रहा है। इसका तो ड्यू कब हुए थे, 1 जुलाई 2020 को, क्लियर। अच्छा इसका था पहला 1 जुलाई 2020 को, दूसरा 1 जुलाई 2020 को 5,000 और 3,000, ठीक है, और एक 12,500 वो तो खत्म ही हो गया, जो 1 अप्रैल 2022 को था वो तो अमाउंट मैच कर गया, और तीसरा 10,000 15 जुलाई 2023 को ड्यू हो रहा है, ये भी आगे की डेट है, और एक 25,9 तो डेट ही आगे की है, ठीक है, ये पेमेंट ही 1 अप्रैल 2023 को कर रहा है। तो बचा कौन सा, 4,000 और 2,000, सॉरी 5,000 और 3,000, ठीक है, वो दोनों आपको कब ड्यू हुए थे, 1 जुलाई 2020 को, सबसे पुराने वही है ना। और अगर मान लिया डेटा क्रेडिटर ने कुछ भी नहीं बोला तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम, तो सेक्शन 61, तो ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से दोनों क्या सबसे पुराने, और दोनों के सेम डेट है 1 जुलाई, क्या दोनों प्रो राटा होगा। अच्छा दोनों मिला के कितना हो रहा, 8,000, और दूसरे पेमेंट कितनी की, 4,000, क्या 50% है, इसका मतलब का जो 5,000 वाला उसके लिए 2,500, और जो 3,000 वाला उसके लिए 1,500, ये आंसर है इसका। कितने लोगों ने ऐसे किया, हाथ खड़े करना। करा ऐसे ही है। अच्छा उससे भी तुक्का लग गया ये, उससे भी तुक्का लग गया है, लेकिन कंसेप्ट ये था कि उसको बैक करना था, ये ड्यू डेट नहीं दे रहा, ये बार्ड होने की डेट दे रहा है, तो उसको पीछे करना पड़ेगा ना। इज दैट ओके, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पहला क्वेश्चन का पहला, लेकिन इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, पहला 2 नंबर तो बहुत इजी था, अमाउंट मैच कर रहा है, और ये 2 नंबर तो थोड़ी उसने गूगली फेंक दी थी, ठीक है, नहीं कई बार बॉलर गूगली फेंक देता तो फंस जाता बैट्समैन। तो हाँ, सेकंड वाला तो बताया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन बता दूं, अब पूरा फाउंडेशन ही डिस्कस करा हो गया। बेटा एक बच्चे ने यहाँ प्रिसीजन, बेटा एक बच्चे ने प्रिसीजन का मतलब पूछा था, प्रिसीजन का मतलब परफेक्शन, प्रिसीजन का मतलब है परफेक्शन। बेटा आपने ऑनलाइन में कोई बच्चा प्रिसीजन का मतलब पूछा था, उसका मतलब है परफेक्शन। इज द क्लियर, सम स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म, बेटा बातें नहीं, सम स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिसीजन दैट द परफेक्शन, क्लियर। बेटा कुछ नहीं, फाउंडेशन में आपका जो पेपर अभी आपने दिया है, मैं उसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट डिस्कस करा था। मेन मेन चीज में समझने की ये है
पहले जो दो रखे 5,000 और 3,000 उसकी ड्यू डेट नहीं दे रखी है, वो बोला इस दिन वो बार्ड हो जाएगा। तो बार्ड का मतलब 3 साल बीतने, 3 साल कहां से, फ्रॉम द ड्यू डेट। इसका 3 साल पीछे ले जाओगे तब वो ड्यू डेट आएगी, फिर वो ड्यू डेट बना लीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए, आपको अपने आप फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो लोग नहीं ध्यान दिए वो फंस गए इस हिसाब से। क्या, और मैं क्लास में कितनी बार बता रखा है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से सूट टू रिकवर द मनी, रिकवरी सूट 3 साल का लिमिटेशन। याद है, मेरे तो अकाउंट्स में पढ़ाते हैं कि आपका कोई ट्रेड डेटर है और जिस दिन पैसा आपने उधार में माल बेचा और अगर जिस दिन वो ड्यू होता है पैसा, उसे 3 साल तक कोई लीगल एक्शन नहीं लेते, उसके बाद आप बार्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेड। बस उसका रिवर्स करना था, इतनी सी बात थी। ठीक है, इधर ओके। एक क्या बोल रहे थे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहे हो, मतलब कोई बच्चा। हाँ, इसका सेकंड पार्ट, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है। एक बस बस ये लास्ट, इसके अब ये नहीं पूरा पेपर डिस्कस लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो था, सही बच्चे सुन लीजिए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, अ स्टेट इन द कंट्री एक्स, किसी स्टेट का नाम रख लिया ऐसे हम। बेटा सब तुम बातें करोगे तो मैं कैसे बताऊंगा। ये बोला एक्स एक स्टेट है कंट्री में, उसकी स्टेट गवर्नमेंट इज होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। स्टेट गवर्नमेंट को कंपनी वाई लिमिटेड के 48 लाख शेयर होल्ड कर रही है। क्लियर। द पेड द पेड अप कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज रुपीज 9.5 करोड़, 95 लाख शेयर्स और रुपीज 10 ईच। क्लियर। अच्छा, 95 लाख शेयर्स में से कंपनी के टोटल 95 लाख शेयर है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रही है, 48 लाख। क्लियर। अच्छा, 95 लाख का 51% निकालो, कितना आता है, कितना आता है 48, जो भी आएगा वो 48 से ज्यादा आएगा। इस 48 लाख से 51% है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की होल्डिंग मोर देन 50 नहीं, 51 और मोर। कितनी बार क्लास में समझाया है, वो होल्डिंग सब्सिडरी में है। मोर देन 50 नहीं, 51% और मोर, एटलीस्ट 51%। अच्छा, 95 लैक्स का 51% 48 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। और ये कितना होल्ड कर रहा है, 48 लैक्स, इसका मतलब क्या 51% से कम है। तो क्या गवर्नमेंट की होल्डिंग इस कंपनी में 51% है, नहीं। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इस एंगल से। अब आगे देखिए, वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स 2,50,600 shares of Z Private Limited, which is having a share capital of 5 crore in the form of 5 lakh share. अच्छा, 5 लाख शेयर में 2,50,600, क्या मोर देन 50%। 5 लाख का 50%, 2.5 लाख, 2,50,600, मोर देन 50%। अब मुझे बताइए, क्या वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, हाँ या ना, होल्डिंग है, ये चलेगा। अब देखिए इन द फॉर्म, अब ये बोला देखिए जेड प्राइ बेटा बातें नहीं, प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्ड, अब तो जो जेड कंपनी है जिसमें वाई होल्ड करे मोर देन 50%, जेड क्लेम करेगी हम सब्सिडरी भी हैं और ये भी क्लेम करे हम गवर्नमेंट कंपनी में है। लेकिन सब्सिडरी तो है, वो तो क्लियर है, लेकिन क्या गवर्नमेंट कंपनी है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो गवर्नमेंट का। अच्छा, वो होल्डिंग कंपनी में अगर स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा होती तो क्या वो होल्डिंग कंपनी क्या हो जाती, गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट की सब्सिडरी, दूसरा क्राइटेरिया, सब्सिडी, वो भी क्या होती है, गवर्नमेंट। तो अगर मान लिया वाई लिमिटेड में 51% शेयर अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं तो वाई लिमिटेड क्या हो जाती, गवर्नमेंट कंपनी। उसका इंपैक्ट क्या होता, जेड लिमिटेड, सॉरी जेड लिमिटेड भी आता है, वो भी क्या बन जाती, गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन एक्चुअली वाई लिमिटेड नॉट बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, 50% से ज्यादा बट 51 नहीं है गवर्नमेंट की होल्डिंग, इसलिए आपको जेड लिमिटेड उसकी सब्सिडरी तो है लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी ही नहीं। उन्होंने दो कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाया, गवर्नमेंट कंपनी का भी और आपका होल्डिंग सब्सिडरी का भी। मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट वो कि दो कंसेप्ट को मिला दिया है और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक टेस्ट में नहीं बताया, नरेंद्र मोटर्स वाला, याद है, जिसमें 51 वाला क्राइटेरिया नहीं था कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होने से वो क्या बन जा रही थी, गवर्नमेंट कंपनी होने। ऐसे सब करा रखे क्लास में। ऐसा है, मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है ना वो थोड़ा टॉपिक है लेंदी, उसमें मजा नहीं आएगा आधा घंटे में, आधा घंटे टाइम बचा है। तो आज छुट्टी करते हैं, टाटा बाय बाय, मौज करो, ठीक है।